Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. तो पहले देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किससे कहते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन दैट मीन्स कि जब भी हमको मेमोरी प्रोग्राम के कब मिलते हैं, रन टाइम पे मिले। कब मिलेगा? जब रन टाइम पे हमको मेमोरी मिलेगी, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमको 4 फंक्शन दिए गए हैं। ये 4 फंक्शन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। तो सपोज हम यहाँ पे कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं, कैर नेम कर कर, राइट। यहाँ पे मैं साइज देती हूँ कुछ भी, सपोज मैंने साइज दिया 40, हमने ये साइज दी थी। अब हम इसमें स्टोर करवाते हैं सपोज सिर्फ शीतल। तो बाकी की जो मेमोरी होगी, इसके अलावा जितने भी नंबर्स बचेंगे, तो वो सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, इसमें वेस्ट हो जाएगी। तो बेसिक प्रोग्राम कर रहे हो, बेसिक लेवल तक हाँ चलेगा, आप ऐसे डिक्लेयर कर देते हो एंड देन आप यहाँ पे इतनी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने यूज की और हमने यहाँ पे क्या कितने ले लिए थे, 40। तो दैट मीन्स 40 माइनस 7, दैट मीन्स 33 जो साइज है हमारी, 33 बाइट्स हमने क्या लिए, एक्स्ट्रा ले लिए है। तो 33 बाइट्स हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी मेमोरी। तो ये बेसिक लेवल पे ठीक है कि चलो आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया और आपने प्रोग्राम रन कर कर एग्जीक्यूट कर दिया। बट जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने पे काम कर रहे हो, तब आपको ये चीज नहीं चलेगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट है तो आपको 7 बाइट ही यूज करने हैं, ना कि आप ऐसे 7 बाइट्स की जगह पे 40 बाइट्स अलोकेट कर दो। तो हम ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम ये चीज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से अचीव कर सकते हैं कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको जितनी मेमोरी रन टाइम पर चाहिए, उतनी मेमोरी आपको मिल जाएगी। और वो मेमोरी अगर आपको यूज नहीं करनी है अभी, तो आप वो मेमोरी को क्या कर सकते हो, रिलीज भी कर सकते हो, सो दैट दूसरा कोई एलिमेंट है वो उसी सेम मेमोरी को यूज कर सके। तो इसको हम बोलेंगे डायनेमिक मेमोरी। समझ में आ गया? डायनेमिक मेमोरी में क्या होगा, हमको रन टाइम पे मेमोरी मिलेगी, जितनी मेमोरी हमको चाहिए उतनी हम अलोकेट कर कर ले लेंगे। सपोज हमने ये 4 बाइट मेमोरी ले ली, अभी हमको पता चला ये 4 बाइट हमको यूज नहीं करने, तो हम क्या कर देंगे, ये 4 बाइट फ्री कर देंगे, ताकि कोई और एलिमेंट जो है वो ये सेम 4 बाइट को भी यूज कर सके। हम नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं कैरेक्टर नेम कर कर, बट इस तरह से आप हार्ड बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हो तब चलता है। बट जब आपको प्रोफेशनली या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है, तब आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करनी जरूरी होती है। तो सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, वो अचीव करने के लिए हमको 4 फंक्शन दिए गए हैं। पहला है मैलॉक, सेकेंड है कैलॉक, थर्ड है रियलॉक एंड फोर्थ है री। ओके, ये सारे फंक्शन देखने से पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन दैट मीन्स कि मेमोरी एलोकेट हो जाएगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही। स्टैटिक मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होगा। डायनेमिक में क्या होगा, मेमोरी कब अलोकेट होगी, तो आपके प्रोग्राम के दौरान जब आप एग्जीक्यूशन चल रहा होगा ना, तभी आपको मेमोरी अलोकेट होगी। यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं इंटीजर ए, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर ए, दैट मीन्स क्या हो गया, ए को हमने कंपलसरी एक मेमोरी दे ही दी। अब ये जो मेमोरी होगी ना ए की, वो परमानेंट होगी, इसको आप ना रिलीज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना ही किसी और को असाइन कर सकते हो ये मेमोरी ब्लॉक।
ये क्या हो गया, ये वेरिएबल के लिए परमानेंट मेमोरी ब्लॉक हो गया, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है। आपने ये सपोज ऐसे एक मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी ब्लॉक आपका यूज हो गया, अब आपको काम नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। सो कोई और एलिमेंट भी ये मेमोरी ब्लॉक को यूज कर सकता है। स्टैटिक में मेमोरी कब अलोकेट होगी, तो कंपाइल टाइम पे होगी, जब डायनेमिक में कब होगी, रन टाइम पे अलोकेट होगी। यहाँ पे आपने एक बार मेमोरी अलोकेट कर दी, फिर आप क्या कर सकते हो, मेमोरी की साइज चेंज नहीं कर सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे मेमोरी अलोकेट कर दी A(2) कर, तो अब ये जो है ना कैरेक्टर A(2), तो अभी ये जो मेमोरी इनको मिल गई 2 बाइट, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसकी साइज ना 3 कर सकते हो ना 4 कर सकते हो ड्यूरिंग प्रोग्राम, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता है। आपने सपोज यहाँ पे 2 बाइट मेमोरी पहले एलोकेट की, फिर आपको पता चला कि नहीं मुझे और 2 बाइट चाहिए, तो आप और 2 बाइट भी मेमोरी असाइन कर सकते हो। स्टैटिक मेमोरी जो है वो मेमोरी मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ पे कि ये ए वेरिएबल को असाइन हो गई है, तो ये मेमोरी कहीं पे भी फिर से रीयूज नहीं हो सकती, इसको कोई और एलिमेंट यूज नहीं कर सकता, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है। ये जो मेमोरी है हमने असाइन कर दी, अगर ये मेमोरी का काम खत्म हो गया और हमने रिलीज कर दी, तो ये सेम मेमोरी ब्लॉक को कोई और भी असाइन कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, सो स्टैटिक मेमोरी क्या है, अनयूज्ड मेमोरी, रीयूज नहीं कर सकते हम, जबकि डायनेमिक मेमोरी हम रीयूज कर सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी में क्या होगा, तो हमने जो मेमोरी अलोकेट कर दी है वो थ्रू आउट प्रोग्राम में सेम ही रहेगी। ओके, सपोज हमने यहाँ पे इंटीजर a लिख दिया है, तो इसकी ये जो मेमोरी है वो यहीं पे यही रहेगी, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक में क्या होता है, आपका काम खत्म हो गया, आप वो मेमोरी रिलीज कर सकते हो प्रोग्राम में कभी भी। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है एरे एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है लिंक्ड लिस्ट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फर्क क्या है। अब हम 1 बाय 1 ये 4 फंक्शन है वो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये फंक्शन हम सी लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं और ये फंक्शन का मतलब क्या है। तो पहले हम देखते हैं मैलॉक। मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी अलोकेशन। मैलॉक किसके लिए स्टैंड करता है, मेमोरी अलोकेशन। अगर आपको 10 बाइट मेमोरी चाहिए तो आप 10 बाइट मेमोरी की रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 10 बाइट मेमोरी मिल जाएगी। ओके, आपको जितनी मेमोरी ब्लॉक का रिक्वेस्ट करोगे वो सिंगल ब्लॉक में आपको पूरी मेमोरी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ये चीज याद रखना, फंक्शन क्या अलोकेट करेगा, सिंगल ब्लॉक में आपकी जितनी भी मेमोरी आपको चाहिए वो आपको हीप मेमोरी में से लेकर दे देगा। अगर हीप मेमोरी में सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगी, सपोज मुझे 10 बाइट चाहिए बट यहाँ पे 10 बाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंटर होगा ना वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। जब भी नल वैल्यू रिटर्न करे हमको समझ जाना है कि सफिशिएंट मेमोरी नहीं है। यहाँ पे मैलॉक में जब भी आपको ब्लॉक मिलेगा तब भी जो इनिशियलाइज हो जाएगी वैल्यू वो सारी गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी लिखा हुआ होगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ भी रैंडम नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो पॉइंटर होता है ना वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। ओके, ये जो फंक्शन है वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। हमको क्या करना है, टाइप कास्ट कर देना है सिंपली, जो भी एलिमेंट को हमको स्टोर करवाना है उसमें। सपोज हमको इंटीजर करवाना है तो हमको कास्ट किस में करना पड़ेगा, इंटीजर में। और कैरेक्टर में करवाना हो तो कास्ट करो कैरेक्टर में, फ्लोट में करना हो तो हम कास्ट करेंगे फ्लोट में। तो मैलॉक किसके लिए स्टैंड करता है, मेमोरी एलोकेशन। अभी आप थियोरेटिकल समझ लो, सिर्फ हम इसका प्रोग्राम भी देखने ही वाले, तब ज्यादा आपको आइडिया आ जाएगी। अभी ये जो पॉइंट्स है वो ध्यान से याद रख लो कि मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। वो क्या करेगा, आपने जितनी भी मेमोरी रिक्वेस्ट की है उसका एक सिंगल ब्लॉक आपको दे देगा। सपोज आपने 5 बाइट की है तो आपको ये 5 बाइट का सिंगल ब्लॉक आपको दे देगा कि भाई आप उसको यूज करो। अगर हीप मेमोरी में सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमको नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। नल पॉइंटर रिटर्न हो तो समझ लेने का कि क्या है, हमारी सफिशिएंट मेमोरी नहीं है। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होगा हमारा, गार्बेज वैल्यू से डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होगा।
ये क्या करता है, पॉइंटर वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है मैलॉक फंक्शन। हमको जो भी पॉइंटर में चाहिए वो स्पेसिफिक पॉइंटर में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया मैलॉक। अब हम देखते हैं मैलॉक की सिंटेक्स। तो मैलॉक की सिंटेक्स कुछ इस तरह है। ये जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। सपोज यहाँ पे हमको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर स्टार ptr। फिर यहाँ पे ये जो है ptr हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे कास्ट टाइप, दैट मीन्स हमको किस में कास्ट टाइप करना है, इंटीजर में करना है, फ्लोट में करना है, डबल में करना है, किस में करना है, तो हमको इंटीजर में करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। फिर ये है हमारा मैलॉक, और आपको यहाँ पे कितनी साइज चाहिए, कितने बाइट साइज का ब्लॉक चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, वो बाइट साइज ब्लॉक यहाँ पे लिखनी है। अगर आपको एक इंटीजर चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइज ऑफ इंट कर साइज ऑफ इंट। सपोज मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ, और फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्किटेक्चर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि इंटीजर की साइज क्या है। सपोज मैंने जो आर्किटेक्चर लिया है उसमें इंटीजर की साइज 2 बाइट है, और किसी और ने लिया है उसमें 4 बाइट है, तो जब आप प्रोग्राम ट्रांसफर करोगे ना तब बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि जब भी आपको यहाँ पे साइज देनी हो बाइट ब्लॉक का, तो आप ऐसे ही लिखना, साइज ऑफ कर साइज ऑफ। अगर एक ही आप इंटीजर वेरिएबल की साइज चाहिए तो आप सिंपली साइज ऑफ ऐसे इंटीजर लिख देना। अगर आपको n नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, n इंटू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मेमोरी ब्लॉक असाइन करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, p डिक्लेयर कर दिया है, राइट। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर स्टार p, एंड देन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मैलॉक। क्या लिख रहे हैं, मैलॉक। यहाँ पे आप p नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, मैलॉक। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, n इंटू साइज ऑफ n, मतलब ये आपको कितने बाइट्स चाहिए। इसकी साइज मेरे आर्किटेक्चर में 4 है, और यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है, तो 20 इंटू 4 दैट मीन्स 80 बाइट मेमोरी हमको मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपका यहाँ पे 2 होता तो आपको इस तरह से मेमोरी मिलती, 20 इंटू 2, तो आपको 40 बाइट मेमोरी मिल जाती। और ये जो हमारा p पॉइंटर है ना, वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो हमको जो भी बाइट का ब्लॉक मिला है उसकी जो फर्स्ट बाइट होगी ना, उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। किसको, हमको जो भी ये ब्लॉक मिला है उसका जो फर्स्ट बाइट होगी, उसका जो एड्रेस होगा ना, उसको ये p पॉइंट करेगा। क्लियर, सिंटेक्स समझ में आ गई। हमको क्या करना है, हम सपोज यहाँ पे 30 लिखते तो क्या होता, 30 इंटू 4, तो हमको 120 बाइट मेमोरी मिलती। समझ में आया आपको ये कैसे किया हमने, ओके। तो अभी हमको मैलॉक का प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी आपको मैलॉक का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोग्राम आपका 5 स्टेप में होगा, बेसिक 5 स्टेप होंगे, राइट। पहला होगा आपको क्या, कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, बराबर। सपोज मेरे को 3 एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे 20 की जगह क्या लिख दूंगी, 3 इंटीजर एलिमेंट है, तो मैं 3 इंटीजर की मेरे को स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 3। अगर मुझे 4 चाहिए तो यहाँ पे आएगा 4, ओके। तो पहले हम लेंगे कि आपको कितने एलिमेंट्स है वो आपको स्टोर करवाने हैं। फिर हम क्या करेंगे, उतनी मेमोरी ले लेंगे कि भाई जितनी हमको चाहिए। सपोज मेरे को 3 स्टोर करवाना है, तो मैं 3 वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी यहाँ पे ले लूंगी। फिर चेक करेंगे कि अगर वेरिएबल मुझे मेमोरी मिली या नहीं। अगर यहाँ पे नल पॉइंटर मिल गया मुझे, मतलब नल वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स कि मेमोरी इतनी है ही नहीं उसके पास, तो वो हमको क्या देगा। अगर नहीं मिला नल, दैट मीन्स हमको मेमोरी मिल चुकी है। जैसे ही हमको मेमोरी मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, वो मेमोरी पे हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर करवा देंगे और फिर उसको डिस्प्ले करवाएंगे। क्लियर, ये 5 स्टेप। हम ये 5 स्टेप अब प्रोग्राम में देखते हैं, इसका प्रोग्राम रन कर। तो यहाँ पे हम VS कोड में आ गए हैं, यहाँ पे हमारा ये VS कोड आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर इंटीजर स्टार p, ओके। अभी एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर n,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ printf एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, कितने एलिमेंट्स हमको स्टोर करवाने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्कैनएफ से उसकी वैल्यू भी यूजर के पास से ले लेंगे, स्कैनएफ %d और %n। क्लियर, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमको अलोकेट करनी है मेमोरी, दैट मीन्स हमको मैलॉक फंक्शन का यूज करना है। तो हम मैलॉक की सिंटेक्स के हिसाब से जाएंगे। अभी यहाँ पे हम टाइप कास्ट करेंगे, हम क्या है इंटीजर में, तो इंटीजर में हम टाइप कास्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मैलॉक, ओके, एंड देन यहाँ पे n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। अभी आप देखो मैलॉक के नीचे रेड लाइन आई रही थी, और अभी ये रन करोगे तो भी रन नहीं होगा, क्योंकि मैलॉक फंक्शन जो है वो हमारी लाइब्रेरी कौन सी है, std, हमारी लाइब्रेरी है stdlib.h लाइब्रेरी के अंडर आता है। तो अगर आपको मैलॉक फंक्शन यूज करना है तो आपको stdlib लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हो गया हमारा अलोकेट मेमोरी। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने अलोकेट तो की, अलोकेट की रिक्वेस्ट तो भेज दी, अब हमको वो मेमोरी मिली है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इफ हमारा जो ये पॉइंटर वेरिएबल है वो अगर नल है तो क्या होगा प्रिंटएफ में कि भाई मेमोरी नॉट अलोकेटेड। क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मेमोरी नॉट अलोकेटेड, ओके, यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे हमारे प्रोग्राम को एग्जिट, दैट मीन्स हम टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जिट होकर डायरेक्टली रिटर्न 0 पे आ जाएगा और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से ही स्टॉप हो जाएगा। अभी ये कंडीशन सपोज फॉल्स है, दैट मीन्स हमको मेमोरी अलोकेट हो गई है, तो हम एल्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, printf मेमोरी सक्सेस, इतना लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो इट्स ओके, सक्सेसफुली अलोकेटेड। ओके, ये हो गया हमारा मेमोरी अलोकेट हुई या नहीं वो वाला स्टेप, दैट मीन्स थर्ड वाला स्टेप। अब फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं, हमको क्या करना है, वो मेमोरी पे एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। तो वो मेमोरी पे एलिमेंट स्टोर करवाने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf एंटर एलिमेंट्स, ओके, एंटर एलिमेंट वैल्यूज ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम फोर लूप लेंगे, ओके, फोर लूप हम चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा हमारा लूप, एंड तक, एंड i प्लस प्लस i ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं हम यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, scanf %d, सिंगल कोड नहीं डबल कोड में %d, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा m% p ऑफ i। हम एज अ एरे ही ट्रीट करेंगे इसको, ओके। तो एरे में कैसे वैल्यू लेते हैं, कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, ये सब तो ऑलरेडी आपने एरे वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने वो ही चीज की है, ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, हमको डिस्प्ले करवाना है, तो हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एंटर एलिमेंट की जगह पे हम लिख देते हैं योर एलिमेंट्स। यहाँ पे scanf की जगह पे क्या आ जाएगा, printf, क्या लिख देंगे हम, printf, ओके। और यहाँ पे जैसे एरे को हम ट्रीट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे। समझ में आया हमने क्या किया, जो पहले प्रोग्राम करते हैं एरे का सेम वो ही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया, ये लाइन न्यू ऐड की
क्यों? क्योंकि हमको जो मेमोरी एलोकेशन है ना वो रन टाइम पे चाहिए, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी ही अलोकेट करे वो, उससे ना ज्यादा ना उससे कम अलोकेट करे। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब इसको रन करते हैं। ये प्रोग्राम हमने रन किया, हमको एरर क्या मिली यहाँ पे क्या एरर आ रही है, अनडिक्लेयर हियर नॉट इन अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे malloc फंक्शन कह रहे अनडिक्लेयर्ड है। यहाँ पे हम एन को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं पहले 0 से। अब हम इसको रन करते हैं, अभी हमको वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सपोज देते हैं 5। मेमोरी सक्सेसफुली हमको मिल गई है। अब हमको क्या करना है, एलिमेंट एंटर करने हैं। सपोज हम देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। देखो आ गया योर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे भी हम /n दे देते हैं। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। एंटर 3 देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ 10 20 30, तो आ गए योर एलिमेंट्स 10 20 एंड 30। ये हमने क्या किया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से पूरा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया। समझ में आया आपको malloc कैसे करते हैं रन? ये लिखा है ना, ये हमने चेक किया कि भाई मेमोरी हमको मिली है या नहीं। जैसे ही हमको मेमोरी मिल जाएगी तो ये स्टेप जो लिखे हैं हमने scanf printf, ये तो एरे वाले ही है, क्योंकि हमको एज ए एरे ही ट्रीट करना है वो ब्लॉक को, ताकि हम 1 ब्लॉक में हमारी वैल्यू जो है 1 बाइट के अकॉर्डिंग स्टोर करवाते जाए। तो ये हुआ हमारा malloc से प्रोग्राम। यहाँ पे आप याद रखना कि जब भी आप इसको रन कर रहे हो तो आपको ये जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करना नहीं भूलना है। जैसे हम भूल गए थे तो क्या हमको एरर शो की थी, राइट? तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देना है। फिर यूजर के पास से आप वैल्यू ले लो, जितने वैल्यू यहाँ पे n की दोगे उस अकॉर्डिंग हमको पूरा सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा। सपोज हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 देंगे तो हमको 2 × 4 8 बाइट का सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा। इस तरह से हम वो मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा malloc का फंक्शन। ओके, malloc आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं calloc। तो calloc भी हमको मेमोरी एलोकेशन के लिए ही यूज होता है। calloc स्टैंड्स फॉर कंटिग्यूअस एलोकेशन। calloc स्टैंड्स फॉर कंटिग्यूअस एलोकेशन। इसमें क्या होता है, उसमें हमको क्या मिल जाता है, सिंगल ब्लॉक मिल जाता था कि हमने बोला है तो ये 20 बाइट हमको सिंगल ब्लॉक मिल जाता था, राइट? इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आपको n नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। ओके, ऐसे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। इसमें भी अगर आपको सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगी हमारे हीप मेमोरी में तो क्या होगा, वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। दैट मीन्स मेमोरी सफिशिएंट नहीं है। इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 0 वैल्यू डिफॉल्ट होगी, वो स्टोर होगी। इसकी सिंटैक्स है वो malloc जैसी ही सिमिलर है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, calloc, और उस malloc में सिर्फ बाइट साइज था, इसमें हमको क्या देना पड़ेगा, n देना पड़ेगा। अभी n का मतलब क्या है, n मतलब आपको कितने ब्लॉक चाहिए। ये क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक, और इसको हम बोलेंगे बाइट साइज। यहाँ पे हमको साइज देनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको देंगे नंबर ऑफ ब्लॉक देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक calloc से हमने एक सिंटेक्स लिखी है यहाँ पे calloc, ये तो सेम malloc जैसा ही है। यहाँ पे हमने लिखा calloc, यहाँ पे n दिया हमने 5, दैट मीन्स हमको 5 ब्लॉक चाहिए, राइट? अब हर एक ब्लॉक की साइज कितनी देनी है, तो यहाँ पे हम वो देंगे साइज ऑफ। यहाँ पे इंटीजर लिखा है, दैट मीन्स हर एक ब्लॉक की साइज क्या होगी, अगर आपका आर्किटेक्चर के हिसाब से आप यहाँ पे होगी, अगर आपका मेरा आर्किटेक्चर यहाँ पे 4 बाइट का है, इसीलिए हर एक ब्लॉक की साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ये जो इंडिविजुअली 5 ब्लॉक हमको मिल गए, 1 2 3 4 और 5, टोटल हमको क्या मिला, 20 बाइट, और हर एक जो ब्लॉक है उसकी साइज क्या होगी, 4 बाइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज ऑफ इंट लिखा है। ओके, तो इस तरह से आप calloc में भी
यूज कर सकते हो, कैलॉग को भी यूज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसमें सिंटेक्स इतनी फर्क है, मैलॉक में क्या था, हमको डायरेक्टली यहाँ पे साइज ऑफ बाइट साइज ही लिखनी होती है, वो क्या कर देगा, सिंगल ब्लॉक दे देगा। इसमें क्या है, आपको कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए वो देने पड़ेंगे, और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी चाहिए वो देनी पड़ेगी। सिंपल, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम रन करते हैं। तो प्रोग्राम में हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले ये भी प्रोग्राम 5 स्टेप में होगा। जो 5 स्टेप हमने मैलॉक में किए थे वही 5 स्टेप हम यहाँ पे कैलॉक में करेंगे। पहले क्या करेंगे, एरे एलिमेंट्स लेंगे, फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे, फिर चेक करेंगे मेमोरी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेंगे एंड फिर वो एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लाइन जो हमने लिखी थी ना मैलॉक के लिए, वो लाइन मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे सिंपली कैलॉक के लिए वो लाइन लिख दूंगी। ओके, कैलॉक मुझे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए एंड वो भी साइज ऑफ इंटीजर। अभी हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं दूंगी 4, तो 4 एलिमेंट देने पड़ेंगे मुझे, 10, 20, 30 एंड 40। तो आ गए योर एलिमेंट्स 10, 20, 30 एंड 40। गॉट इट, समझ में आया आपको। कैलॉक में भी देखो, यहाँ पे आउटपुट पे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बट जो भी चेंजेस होंगे ना वो आपके मेमोरी में होंगे कि आपको मेमोरी कैसे प्रोवाइड होती है। कैलॉग में क्या होगा, आपको ब्लॉक्स में मेमोरी मिलेगी, जबकि मैलॉक में क्या होगा, आपको सिंगल पूरा ब्लॉक ही मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे हम ये मैलॉक वाला प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पे हमने जो साइज दी है ना उसमें एक ज्यादा प्रिंट करवा देते हैं, राइट, n+1 कर देते हैं। तो अभी हम इसको रन करते हैं। सपोज हम देते हैं 3, 1, 2, 3। अब देखो लास्ट एलिमेंट, देखो कुछ भी वैल्यू आई, ये क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ओके, ये क्या है, हमारी गार्बेज वैल्यू है। तो इस तरह से आप मैलॉक एंड कैलॉक का यूज कर सकते हो। मैलॉक एंड कैलॉक में एक फर्क ये है कि कैलॉक में क्या होगा, आपको ब्लॉक्स में मेमोरी मिलेगी, जबकि मैलॉक में क्या होगा, आपको सिंगल पूरा ब्लॉक ही मिल जाएगा। ओके, ये मेन डिफरेंस है मैलॉक एंड कैलॉक। आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट में आपको इतना फर्क नहीं लगेगा, सेम आउटपुट ही दिखेगा, बट जो मेमोरी एलोकेट होती है, हीप में से हमको जो मेमोरी मिलती है और वो जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कैलॉक एंड मैलॉक दोनों में अलग अलग तरह से होती है। मैलॉक में क्या होता है, आपको सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा, जबकि कैलॉक में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ n ब्लॉक्स मिलेंगे। आपको जितने ब्लॉक चाहिए आप उतने ब्लॉक ले सकते हो। होप आपको ये दोनों फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, मैलॉक एंड कैलॉक। अब हम नेक्स्ट जाते हैं फ्री। तो ये फ्री फंक्शन क्या करता है, तो फ्री फंक्शन ये करता है कि जो भी मेमोरी आपने ऑक्यूपाइड की है मैलॉक फंक्शन की मदद से या फिर कैलॉक फंक्शन की मदद से, उसको फ्री फंक्शन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। दैट मीन्स अगर सपोज ये मेमोरी ब्लॉक जो है, ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसको P पॉइंट करता था, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर भी करी हुई है ऑलरेडी, राइट। अभी हमको ये जरूरत नहीं है, ये जगह की जरूरत नहीं है अभी हमको, तो हम क्या करेंगे, इस जगह को फ्री कर देंगे ताकि कोई और ये सेम स्पेस को यूज कर सके। ओके, तो इसमें क्या होगा, शॉर्टेज का भी मतलब मेमोरी वेस्टेज का इशू थोड़ा हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जब भी हमको काम था हमने क्या किया, उतना दिया स्पेस एंड देन फिर वो स्पेस रिलीज कर दिया। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया फिर भी हम वो प्लेस पे बैठे ही रहे हैं और वो प्लेस हम किसी और को यूटिलाइज करने नहीं दे रहे हैं। तो फ्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री, और जो पॉइंटर मेमोरी को पॉइंट करता है उसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो ये हम सेम चीज ये प्रोग्राम के यहाँ पे लास्ट में लिख दो आप, फ्री P। ओके, इतना लिखना है, मतलब कि हमने जो मेमोरी यूज की थी वो मेमोरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। सिंपली इसको ऐसा बोला जाएगा
कि हमने जो मेमोरी यहाँ पे यूज की उसको हम यहाँ पे अभी फ्री कर रहे हैं. दैट मीन्स आगे अगर किसी को ये मेमोरी ऑफ ब्लॉक चाहिए होगा तो वो ये मेमोरी ऑफ ब्लॉक यूज कर सकता है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम मैलॉक एंड कैलॉक से करो या फिर एरे से करो, प्रोग्राम के आउटपुट तो सेम ही आ रहे हैं, फर्क तो पड़ नहीं रहा है आउटपुट में. तो कोई हम एरे रन करते थे तब भी इस तरह से आउटपुट आता था, इसमें भी आउटपुट तो यही आ रहा है, तो हम क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन में जाए. बट डिफरेंस यही है कि अगर आप एरे से करोगे तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी. दैट मीन्स आपके मेमोरी में वेस्टेज के, शॉर्टेज के इशू आ सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा. आपको जितनी मेमोरी चाहिए आप उतनी मेमोरी ही रन टाइम पे बोलोगे कि भाई मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे इतनी मेमोरी तू दे. सो आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बट आपके मेमोरी जो ऑक्यूपाइड हो रही है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा. जैसे ही मैंने आपको पहले एग्जांपल पे बताया, सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ इंटीजर a ऑफ 10, तो ये क्या करेगा, 40 बाइट मेरी मेमोरी ऑक्यूपाइड कर देगा, और ये 40 बाइट थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पे भी मैं यूज नहीं कर सकती. जबकि मैलॉक में हमने क्या किया, जितने चाहिए हमको एलिमेंट, सपोज n में हमने 3 दिए तो हमको बस सिर्फ 3 एलिमेंट्स की ही मेमोरी दे रहा है वो, राइट. मैलॉक कैलॉक में हमको 3 एलिमेंट्स की ही मेमोरी दे रहा है, और वो भी हमको जब तक चाहिए तब तक, फिर वो मेमोरी भी हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्री कर सकते हैं, सो दैट ये सेम मेमोरी ऑफ ब्लॉक कोई और भी यूज कर सके. सो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मेमोरी में जरूर फर्क पड़ेगा. जो मेमोरी यूटिलाइज होती है उसमें जरूर फर्क पड़ेगा. इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आप सिंपल लेवल के स्टार्ट बेसिक से कर रहे हो तब ठीक है, आप इस तरह से डिक्लेयर कर दो, आपकी मेमोरी वेस्ट हो, डजेंट मैटर. बट जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तब आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करना जरूरी रहता है. अभी हमने 3 फंक्शन देख लिए, मैलॉक, कैलॉक एंड फ्री. अब हम देखते हैं रीलॉक. दैट मीन्स रीअलोकेशन ऑफ मेमोरी. सपोज कि मुझे पहले लगा कि 10 बाइट चाहिए थी, बट फिर मुझे लगा नहीं 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 10 बाइट नहीं, अब तो मुझे ज्यादा चाहिए, 20 बाइट मेमोरी चाहिए. फिर से ऐसा लगता है कि नहीं 20 बाइट भी नहीं चाहिए, हमको 14 बाइट चाहिए या फिर 12 बाइट चाहिए. तो आप रीअलोक फंक्शन की मदद से आप इस तरह से अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो एंड रिड्यूस भी कर सकते हो. समझ में आया कि हमने जो मैलॉक एंड कैलॉक की मदद से हमने जो मेमोरी अलोकेट कर दी थी, बट हमको ऐसा लगता है कि वो मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो ही मेमोरी को रीलॉक की मदद से एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे. इसमें गार्बेज वैल्यू से सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे. डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो भी होगा वो ये क्या करता है, मेमोरी साइज को चेंज करता है. सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे पहले मैं बोलूं कि मुझे 5 चॉकलेट दो, फिर मैं बोलूं मुझे 10 चॉकलेट दो, फिर मैं बोलूं कि नहीं 10 ज्यादा हो गई है, फिर तू वापस ले ले थोड़ी चॉकलेट्स. उसी तरह से इसको बोलेंगे हम रीअलोकेशन. दैट मीन्स पहले हमने 10 बाइट ले ली, फिर हमने सोचा नहीं 10 बाइट तो मेरे को कम पड़ रही है, मैं 20 बाइट ले रही हूँ, नहीं 20 बाइट तो ज्यादा है, मेरे को 12 बाइट चाहिए. तो इस तरह से आप मेमोरी में भी वेरिएशन ला सकते हो यूजिंग रीअलोकेशन फंक्शन. अब इसकी सिंटेक्स क्या है, तो इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह है. आपका पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू रीअलोकेशन, एंड यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू साइज दे देनी है. आपको जो साइज चाहिए वो यहाँ पे आप न्यू साइज में दे सकते हो. वो न्यू साइज जो दोगे आप, उतने साइज का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे ये ग्राफिकली हम समझते हैं. सपोज हमने मैलॉक से पहले 20 बाइट मेमोरी अलोकेट कर दी, फिर हमको पता चला कि नहीं मुझे 20 बाइट नहीं चाहिए होगी, मुझे 40 बाइट चाहिए होगी, क्योंकि मुझे 10 वेरिएबल्स को 10 इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करवाना है. तो मैं क्या करूंगी, रीलोक यूज करूंगी, पॉइंटर वेरिएबल लूंगी, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी 10 इंटू साइज ऑफ इंट. इंट की साइज मेरे में 4 है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 4. दैट मीन्स हमको 40 बाइट का ब्लॉक रीअलोकेट हो जाएगा. क्लियर, समझ में आया आपको
कि ये कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये नई साइज एलोकेट करी तो इसमें जो स्टोर थे वो वेरिएबल कहाँ रहेंगे, वो वहां के वो वैल्यू हमको मिल ही जाएगी, जहाँ पे हमने स्टोर की थी वो वहां पे ही रहेगी, उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। हम प्रोग्राम में देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगी कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम उसकी जो मेमोरी है ना उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पे रियलोकेशन का प्रोग्राम लिखना है हमको, मेमोरी रियलोकेट करनी है। दैट मीन्स कि मैलॉक कैलॉक की मदद से जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी वो हमको सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मेमोरी रियलोकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर ले लेंगे, एक n की वैल्यू ले लेते हैं, एक i ले लेते हैं, राइट। n आपको यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ से सपोज पहले हमको 3 देने, तो हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं। यहाँ पे मैं printf में लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइज ऑफ एरे इज %d और यहाँ पे हमने n दे दिया है। ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आएगा मैलॉक वाला। मैलॉक वाला जो प्रोग्राम है वो पूरा अब यहाँ पे हम लिख देंगे। तो मैलॉक में हमने पहले क्या किया था, एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैलॉक करेंगे। तो p यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में हम कास्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मैलॉक और यहाँ पे क्या करेंगे n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। ओके और यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं, कौन सी है वो, यस stdlib.h। ये लाइन होगी। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो है वो हमको मेमोरी मिली या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमने लर्न किया, तो printf में हम लिख देंगे मेमोरी इज नॉट, क्या लिखेंगे, मेमोरी इज नॉट अलोकेटेड। ओके यहाँ पे हम सेमीकोलन कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे एग्जिट। दैट मीन्स यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर हमको मेमोरी नहीं मिल रही है तो हमको कुछ काम ही नहीं करना है। ओके यहाँ पे हम एल्स में जाएंगे, एल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पूरा जो कंटेंट हमने लिखा था उसमें वो ही printf एंटर एरे एलिमेंट्स कर लिख दो आप, इट्स डजंट मैटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे मैं /n दे देती हूँ ताकि हर एक लाइन जो है ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो समझ में भी आया हमको। यहाँ पे हम फोर लूप लेंगे, फोर लूप स्टार्ट करेंगे हम i = 0 से लेकर n तक हमारा लूप जाएगा, i++ होएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, scanf में हम यहाँ पे लिखेंगे %d एंड यहाँ पे हमारा आएगा %p ऑफ i और यहाँ पे हम इसको सेम ले लेते हैं, कॉपी कर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे एलिमेंट्स यहाँ से एंड यहाँ पे scanf की जगह पे मैं कर दूंगी printf। क्या लिख दिया मैंने, printf एंड यहाँ पे कॉमा कर देते हैं। ओके ये मैलॉक वाला प्रोग्राम पूरा हो गया। हम इसको रन कर देख लेते हैं कहीं कुछ एरर तो नहीं है। 3 एलिमेंट देने हैं, हम दे रहे हैं 1 2 एंड 3, तो आ गया हमारा 1 2 एंड 3। बहुत स्पेस दे दी है हमने, एक ही लाइन छोड़ते हुए। तो ये मैलॉक का प्रोग्राम हो गया। अब हमको क्या पता चला कि भाई मेरे को 3 एलिमेंट नहीं और ज़्यादा एलिमेंट मेरे को क्या करने थे, यस होल्ड करवाने थे, स्टोर करवाने थे। तो अब हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे करती हूँ n की वैल्यू पहले क्या थी हमारे पास, हमने पहले n की वैल्यू 3 ली थी, अभी मेरे को 5 एलिमेंट का करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रीअलोकेशन का। मेमोरी हमने क्या की, रीअलोकेट कर दी। यहाँ पे हमने लिखा p इंटू n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। ओके ये हमारी सिंटेक्स थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, printf लिखेंगे। printf में हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेमोरी सक्सेसफुली लोकेटेड, आप इफ वाला कंटिन्यू यहाँ पे भी कर सकते हो वो लिखना हो तो, बट अभी मुझे वो चीज़ नहीं करनी है इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ओके अब हम डायरेक्ट फोर लूप चलाएंगे। i = 0 से सपोज हम चलाते हैं और n तक जाते हैं
तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे scanf %d एंड m% p ऑफ i। अभी इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये हो गया हमारा। अभी हम यहाँ पे ये लाइन को भी कॉपी कर देते हैं। ये लाइन को भी मैं प्रिंट करवा देती हूँ। कहाँ पे हमारा जो मेमोरी रीअलोकेशन हो रहा है ना, वहाँ पे। नाउ साइज ऑफ एरेज कर ओके। अब हम इसको रन करते हैं। साइज ऑफ एरे 3, पहले मैं 1, 2 एंड 3 दे रही हूँ। ओके, अब नई साइज जो आई है, नाउ साइज ऑफ एरे 5 आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे वैल्यू देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अभी देखो हमारा एरे क्या हो गया, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब आप बोलोगे मैम तो हमारे 1, 2, 3 हमको चाहिए, वो हम कहाँ से लाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लूप है ना, ये जो सेकेंड वाला लूप है, रीअलोकेशन के बाद वाला जो लूप है, वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला हमारा scanf वाला लूप स्टॉप हुआ होगा वहां से, तो वहां पे क्या n से स्टॉप हुआ है, तो n की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, 3 थी। ओके, तो हम ये लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से करेंगे। ओके, 3 से हम जाएंगे अभी n तक। तो हमको क्या होगा, जो हमारी प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज ही रहेगी और नई वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। इसको रन करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं देती हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे मैं देती हूँ 10 एंड 20। तो देखो आप 1, 2, 3, 10, 20 आया ना हमारा ये लूप। तो समझ में आया आपको हमने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स कि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है, मतलब 0 से ही नई जो मेमोरी है उसमें जो कंटेंट है वो ओवरराइड होता जाएगा। ओके, बट हमने क्या किया, नहीं मेरे को प्रीवियसली जहाँ पे खत्म हुआ है वहां से ही एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो वहां प्रीवियसली कहाँ पे खत्म हुआ था, हमारा n पे खत्म हुआ था, राइट। तो n की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 3 थी। इसलिए हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। कहाँ तक जाना है, तो अभी n की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई। इसलिए हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। दैट मीन्स 3 से 5 तक के, मतलब 2 एलिमेंट की वैल्यू हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पे दी 10 एंड 20 कर। समझ में आया आपको ये मेमोरी रीअलोकेशन का फंडा, कि हमने ये चीज कैसे की, कैसे हो सकती है। यहाँ पे आप मेमोरी रिड्यूस भी कर सकते हो, कि आपको लगा कि नहीं भाई पहले मैंने क्या किया था, 3 दी थी, अब मेरे को 2 की ही जरूरत है, तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हो। ओके, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, ले सकते हो यूजर के पास से। इट्स टोटली अप टू यू। अब सेकेंड अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, बट सपोज ये वैल्यू हमको यूजर के पास से लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यूजर के पास से लेनी है, इसलिए हम एक और वेरिएबल लेंगे, m इज इक्वल टू 0 से मैं इनिशियलाइज करती हूँ उसको, और यहाँ पे n इज इक्वल टू को 0 से इनिशियलाइज करती हूँ। अभी हम यहाँ पे यूजर के पास से वैल्यू लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर साइज ऑफ एरे, या फिर एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे scanf कर मैं इसको %d एंड m% में स्टोर करवा देती हूँ। ये समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, 0 से 9 ही रहने वाला है। यहाँ पे ये पूरा सेम रहेगा, बट यहाँ पे फिर से हम क्या करना है, m की वैल्यू यूजर के पास से लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf नाउ साइज ऑफ एरे इज, एंटर न्यू साइज, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, एंटर न्यू साइज ऑफ एरे। यहाँ पे scanf, यहाँ पे %d एंड m% लिख देंगे हम। न्यू साइज m यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, उतने ब्लॉक चाहिए होंगे।
तो m जितने ब्लॉक चाहिए, जितने हमें न्यू साइज के उतने ब्लॉक हमको चाहिए होंगे। अब यहाँ पे ना हमारी कंडीशन जो आएगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, याद रखना। अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो क्या होगा, 0 से कहां तक जाना पड़ेगा, मुझे m+n तक जाना पड़ेगा। ओके, कहां तक जाएंगे हम, टोटली m+n तक जाएंगे। यहां पे भी हमारा होगा m+n तक। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। मैं सपोज दे रही हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे एरे एंटर 1 2 1 2 आ गया। न्यू साइज में सपोज दे रही हूँ 3, यहाँ पे मैं एंटर करते हैं 10 20 एंड 30 एंड 40 50। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हुई, ओवरराइट हो गई। 5 वैल्यू थी, पांचों के पांचों वैल्यू क्या हुई हमारी, ओवरराइट हो गई। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, 2 लिए, यहाँ पे हमने आउटपुट में पहले कितने एलिमेंट दिए, 2 साइज दी, फिर हमने यहाँ पे क्या साइज दी, 3। दैट मीन्स टोटल हमारे पास कितने हुए, 5 एलिमेंट्स। और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमने जो नए दिए ना वो ही आउटपुट में आए। अब हमको जो प्रीवियस वाले थे वो वहां से स्टार्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से जगह पे एंड से लूप स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एंड से लूप स्टार्ट कर देंगे हमारा। तो आप देखो अब हम रन करते हैं। यहाँ पे मैंने साइज दी सपोज 3, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 आगे। अब न्यू साइज में दे रही हूँ 2, तो अभी 2 एलिमेंट देने हैं सिर्फ मुझे। तो आप देखो आगे 1 2 3 10 एंड 20। तो होप आपको ये रियलोकेशन का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। यूजर के पास से वैल्यू लेकर भी आप आपके मेमोरी के साथ कैसे खेल सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू देकर भी n=0 या n=5 लेकर भी आप कैसे मेमोरी रियलोकेट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक हमने ये ट्यूटोरियल के अंदर, वीडियो के अंदर देखे हैं। आपको कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं सारे कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा, उसके 4 फंक्शंस है, उसके डिफरेंस देखा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फर्क क्या है। अब जो फंक्शंस है उसमें पहला फंक्शन था मैलॉक। मैलॉक क्या करेगा, तो मैलॉक में आपको सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल जाएगी, सिंगल ब्लॉक मेमोरी मिल जाएगी। जबकि कैलॉग में क्या होगा, n नंबर ऑफ ब्लॉक मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको 5 ब्लॉक चाहिए तो आप यहाँ पे 5 लिखो, एंड यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ईच ब्लॉक की साइज आपको कितनी रखनी है वो होगा। ओके, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो ये स्टेप मस्ट रहेंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए वो, फिर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। मेमोरी एलोकेट हुई या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। फिर उस मेमोरी में हम क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट को स्टोर करते जाएंगे और फिर वहां से हम डिस्प्ले करवाएंगे। एक बार हमने मेमोरी जो सारी है यूज कर ली, फिर हमको कोई काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन की मदद से वो मेमोरी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, सो दैट ये सेम मेमोरी कोई और भी फिर से यूज कर सके। रिलॉक फंक्शन क्या करेगा कि मेलॉक एंड कैलॉग से हमने जो मेमोरी एलोकेट की है वो हमको सफिशिएंट नहीं लग रही है, हमको क्या है और ज्यादा मेमोरी चाहिए या फिर हमको मेमोरी कम करनी है, तब हम क्या यूज करेंगे, रीअलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखा हमने कि हमने पहले 20 बाइट दी, फिर हमको लगा नहीं मुझे और जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत है, तो हमने क्या कर दिया 40 बाइट मेमोरी अलोकेट कर दी। मतलब यहाँ पे जैसे एरे में नहीं होता है ना, हमने डिफाइन कर दिया 3 एरे का, तो बस इसमें ना हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं ना इसकी साइज कम कर सकते हैं, बट हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में साइज बढ़ा भी सकते हैं और उसकी साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं है। सो दैट इसीलिए तो उसमें वेस्टेज एंड शॉर्टेज के प्रॉब्लम कम होते हैं और हम मेमोरी वेस्टेज को थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों के प्रोग्राम, मैलॉक, किसके प्रोग्राम, मैलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रिलॉक। ओके, ये सारे के प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं समझ में आता है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। और प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम सारे एग्जीक्यूट करो। अगर उसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.